हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कल हम लोगों ने रिलेशन खत्म कर लिया। आज फंक्शन पढ़ेंगे और जो आज बातें हम बताएंगे, अगर आपने सीख लिया तो फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और ढंग से पढ़ेगा। बस सिर्फ मैंने पढ़ाया था आपको, लेकिन फिर से एक बार हम लोग उसको दोहरा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस पर, फलन के बारे में, फंक्शन के बारे में। और ध्यान से देखिएगा, इसकी परिभाषा क्या है। यदि इसकी परिभाषा में सारी बातें छुपी हुई है। यदि कैपिटल एक्स एवं कैपिटल वाई दो आर समुच्चय है, समुच्चय है। यदि कैपिटल एक्स एवं कैपिटल वाई दो आरिक्त समुच्चय हैं और एफ एक्स से वाई में, एफ एक्स से वाई में एक ऐसा नियम या निर्देश है, नियम या निर्देश है जो x के प्रत्येक अवयव को, x के प्रत्येक अवयव को y के अद्वितीय अवयव से जोड़ता है, तो एक्स से वाई में फलन या चित्रण कहलाता है। फलन या प्रतिचित्रण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, इसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है कि इफ इंग्लिश में अगर बोलेंगे इफ एक्स एंड वाई be two non-empty sets and f from x to y is a directional rule which relates every element of x to unique element of y, then f is called a mapping or function from x to y. Clear? यानी अब इसके हर एक शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, फिर आराम से समझ आएगा। पहली बात, जो समुच्चय x और y के बारे में बात की गई है, वो दोनों समुच्चय और लिखा हुआ नॉन इम्पटी, यानी दोनों समुच्चयों में कम से कम एक अवयव जरूर होना चाहिए, रिक्त नहीं हो सकते और एम्प्टी नहीं हो सकते, खाली नहीं हो सकते। अर्थात x और y दोनों में कम से कम एक अवयव होना चाहिए। और यह x से y में एक ऐसा नियम या निर्देश है जो x के प्रत्येक अवयव को y के अद्वितीय अवयव से जोड़ता है, तो यह x से y में फलन या प्रतिचित्रण कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में।
चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर दो समुच्चय है x और ये है y, ये x हो गया, ये y, यहां पर हमने लिख दिया a b c और यहां पर लिख दिया हमने 1 और यह एक रिलेशन हो गया, यह एक रिलेशन है, या फिर एक मैपिंग है, निर्देश है, डायरेक्शन है। एक तरह से बोलते थे शीशा, शीशा भी समझ सकते, दर्पण, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए क्या बोल सकते हैं, ये दर्पण एक तरह से दर्पण की तरह व्यवहार करता है। क्लियर हो गया? कनेक्शन, कनेक्ट करता है। जैसे मोबाइल की घंटी होती, यहां मिलाया, घंटी दूसरी जगह पहुंच गई, तो एक तरह से क्या हो गया, कनेक्शन का भी काम कर सकता है। इसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उतनी गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे यह जानना है कि यह एक क्या है, निर्देश है, जो x के अवयव को y के अवयव से क्या करता है, जोड़ता है। तो f एक ऐसा नियम है जो a को एक से x का एक अवयव a है, उसको 1 से जोड़ा है और b को 2 से जोड़ा है। मैं आपसे पूछूं कि क्या यह फलन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि यह फलन नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये फलन क्यों नहीं है, तो क्वेश्चन का उत्तर ये होगा, इस लाइन में देखिए, x के प्रत्येक अवयव को, x का प्रत्येक अवयव y से जुड़ा होना चाहिए। यहां पर देखिए x का एक अवयव छूट गया है जो y से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या ये फंक्शन है? जी नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x का एक अवयव ऐसा है जो y के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, फलन नहीं, ये फलन नहीं। क्लियर? बात समझ आ गई? फिर अगर मैं आपसे बात करूं, इस पर चर्चा करूं कि अगर ये है, ये f है, ये x है, ये y है, और मैं आपसे पूछूं कि ये B C यहां पर दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है A और 2, A का संबंध 1 से कर दिया या फिर B का संबंध 2 से कर दिया है और C का संबंध भी 2 से कर दिया है। क्लियर? और मैं अब आपसे पूछूं कि यह फलन है कि नहीं है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि यह फलन है, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव का संबंध यहां पर हो चुका है। क्लियर हो गया? तो यह फलन है। समझते चलेंगे? फलन। अब चलते हैं यहां पर, और यहां पर हमने लिया A B 1 2 3 और F ने A का संबंध 1 से कर दिया, F ने B का संबंध 2 से कर दिया और F ने B का संबंध किसे कर दिया, 3 से कर दिया। और यदि आपसे अब पूछा जाए कि बताइए कि क्या यह फलन है, तो आप कहेंगे जी हाँ, क्योंकि इसके कोई अवयव तो छूट नहीं रहे, इसलिए इसका उत्तर तो फलन होना चाहिए। लेकिन आप गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि B के कै अवयव से संबंध हो गया, Y के कै अवयव से संबंध हो गया, B का 2 अवयव से संबंध हो गया, 2 अवयव से संबंध, B का संबंध 2 से भी है और B का संबंध 3 से भी है। जबकि सवाल में क्या लिखा है, x के प्रत्येक अवयव का को y के अद्वितीय अवयव से जोड़ता है। y के x के प्रत्येक अवयव का संबंध किससे है? y के अद्वितीय, अद्वितीय मतलब केवल एक और केवल एक से ही संबंध होना चाहिए। जबकि यहां पर कितने से संबंध हो गया? 2 से संबंध हो गया। b का संबंध 2 से हो गया और b का संबंध 3 से हो गया। जबकि यहां पर क्या करा इसकी परिभाषा, y के अद्वितीय x के प्रत्येक अवयव को y के अद्वितीय अवयव से जोड़ना चाहिए। तो y के अद्वितीय अवयव थोड़ी जुड़ा, यहाँ पर तो 2 अवयव से जुड़ गया, इसलिए फलन है, ये फलन नहीं है।
अब आप कहोगे सर यहां पर तो हो गया था, तो यहां पर x का प्रत्येक अवयव y के एक ही अवयव से जुड़ा हुआ है। अगर मैं पूछूं b का संबंध किससे है, 2 से, और b का किसी से कोई संबंध है, जी नहीं। c का संबंध किससे है, 2 से, और किसी से तो नहीं है ना। तो यही तो कहा कि x के प्रत्येक अवयव को y के अद्वितीय अवयव से जोड़ता है, यानी x के प्रत्येक अवयव का संबंध y के एक ही अवयव से होना चाहिए, 2 अवयव से, 3 अवयव से नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि x के कई अवयवों का संबंध एक ही अवयव से हो जाए, वो बात अलग होगी। x के कई अवयवों का संबंध y के एक अवयव से हो सकता है, लेकिन y के कई अवयवों का संबंध x के किसी एक ही अवयव से नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये फलन नहीं है, क्योंकि x के एक अवयव y के अद्वितीय अवयव से ना जुड़कर 2 अवयव से जुड़ गया है। क्लियर हो गई बात की नहीं होगी? मुझे लगता है समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगर इस पर चर्चा करें। यह लिखा हमने, ये x है, ये y है, यहां पर हमने लिखा a b लिखा, और यहां हमने लिखा 1 2 3। a का संबंध 1 से और b का संबंध किससे हो गया, 3 से हो गया। और यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फलन है, आप कहोगे फलन नहीं है। मैं पूछूंगा क्यों, आप कहोगे सर जैसे x में छूट गया तो वैसे y में छूटा, तो फलन कैसे होगा? जी नहीं, ये फलन है। अब आप कहोगे सर कैसे, y में तो एक अवयव छूट रहा है। तो मैंने फिर वही बात की, x के प्रत्येक अवयव को y के अद्वितीय अवयव से जोड़ता है, यानी x के प्रत्येक अवयव का संबंध y के अवयव से हो जाना चाहिए। अद्वितीय अवयव से हो गया, उसके बाद क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी y में अवयव छूट सकता है, लेकिन x में कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए जिसका संबंध y के किसी ना किसी अवयव से ना हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आपसे कोई पूछता है ये फलन है कि नहीं है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ये फलन नहीं है। या आपका उत्तर होना चाहिए ये फलन नहीं है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सर a का संबंध 1 से है और b का संबंध 2 से ना होकर के, b का संबंध 3 से ना होकर के अगर 2 से हो जाता, तो क्या ये संबंध होता? तब भी नहीं होता, तब भी होता, उसका नहीं होता है, तब भी आप कहते ये फलन है। अब भी फलन है, पहले भी फलन था और अभी भी फलन है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो यहां से आपने क्या सीखा कि y में जो अवयव छूटता है तो छूटने दीजिए, x में कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। अगर x में कोई अवयव छूट गया तो फलन नहीं होगा, लेकिन y में एक अवयव छूट गया, 1 छूट जाए, 2 छूट जाए, 3 छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, लेकिन फिर भी वो फलन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से x के कई अवयवों का संबंध अगर y के एक ही अवयव से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फलन है। लेकिन x के किसी एक अवयव का संबंध y के एक से अधिक अवयवों से हो गया तो वो फलन नहीं होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कब सारी बातें किससे हो रही हैं? इसी एक लाइन से, जो x के प्रत्येक अवयव को y के अद्वितीय अवयव से जोड़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि A B C 1 2 3, एक का संबंध 1 से, B का संबंध 2 से और C का संबंध 3 से है, और मैं आपसे पूछूं कि ये फलन है कि नहीं है, और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि x के प्रत्येक अवयव का संबंध y के केवल एक ही अवयव से है, इसलिए फलन है। फलन तो प्यारे बच्चों, जो परिभाषा है वो समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम उस पर चर्चा करते हैं कि यदि x और y दो आरेख समुच्चय हैं, और आरेख मतलब नानी पट्टी, और
तो और एफ एक्स से वाई में एक ऐसा नियम या निर्देश है जो वाई के एक्स के प्रत्येक एरो को वाई के अद्वितीय एरो से जोड़ता है। अगर अद्वितीय एरो से जोड़ता है, नहीं जोड़ता है तो भी फलन नहीं होगा, और एक्स में कोई एरो छूट जाएगा तो भी फलन नहीं होगा। वाई में छूटता है कोई दिक्कत नहीं। एक्स के दो एरो का संबंध एक से है, फलन होगा। एक्स के एक एरो का संबंध वाई के कई एरो से हो गया, फलन नहीं होगा, जो इस लाइन से स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फलन की परिभाषा अब आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे। क्लियर हो गया? बात में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। इतनी बात सुना है आपको फलन के बारे में, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर एफ एक्स से वाई में फलन है, जैसे कि यहां पर दिख रहा है, यहां पर जैसे एफ एक्स से वाई में फलन है, अभी समझ जाएंगे आप। अभी बहुत सी बातें करनी है हमको, अभी आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए लिखा ए बी सी 1 2 3 बी सी, ठीक है ना? क्लियर हो गया? इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, बात होती रहेगी। ये फलन है कि नहीं है? यहाँ फलन है, क्योंकि एक्स के प्रत्येक एरो का संबंध वाई के प्रत्येक एरो से है। इसी तरह से अगर हम एक और ले लेते हैं, ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, और एक एरो छोड़ दिया। इससे ज्यादा भी छोड़ सकते हैं। एक और समुच्चय अगर हमें एक और उसके बारे में बात करें, ए का संबंध 1 से, बी का संबंध 1 से और सी का, ये भी फलन है। क्लियर हो रहा है? तुम्हारी बात भी नहीं आनी? ये बात हो गई। थोड़ा सा और एक बना लेते हैं हम। एक दो, चलो ए बी सी 1 2, ये फलन है क्योंकि सारे अणुओं का संबंध हो रहा है। क्लियर हो गया? ये भी फलन है, ये भी फलन है, ये भी फलन है, और ये भी फलन है क्योंकि x के प्रत्येक का संबंध y के किसी न एक y के अद्वितीय एरो से हो रहा है। क्लियर? अब ये दोनों अगर एफ एक्स से वाई, एफ एक्स से वाई, यहां पर देख रहे हैं एफ एक्स, सारे सभी को हमने एक्स वाई और ले ही लिया है। तो यदि एफ एक्स से वाई में एक समुच्चय है, सॉरी एक फलन है, तो एक्स जो है वो एफ का प्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रांत। इसे कहते हो आप डोमेन। क्या बोलते हो? डोमेन। अंग्रेजी में क्या बोलते हो? डोमेन। और हिंदी में क्या बोलते हो? प्रांत। क्लियर हो गया? और
y जो है, अगर f x से y में है तो x क्या कहलाएगा? प्रांत, जिसे हिंदी में क्या बोलोगे, सॉरी अंग्रेजी में क्या बोलोगे? डोमेन। और y को बोलोगे सहप्रांत, और इंग्लिश में क्या बोलोगे? कोडोमेन। कोडोमेन। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है? क्लियर हो रही नहीं हो रही है? यदि बात हो गई, अगर f x से y में है तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? x प्रांत कहलाएगा और y सहप्रांत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप देखिए तो ये ABC हो गया। जिस तरह से अगर हम संबंधों को लिख रहे हैं, देखें ब्रैकेट के रूप में, समुच्चय के रूप में, अगर इसी तरह से हम यहां पर फलन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू a कामा 1 b कामा 2 एंड c कामा 3। ऐसे भी हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। खैर ये आपको जानना जरूरी है। देखिए इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर कहते f एक फलन है और इस प्रकार परिभाषित है तो आप ये समझ जाना चाहिए कि f a का संबंध किससे करता है? 1 से, b का संबंध किससे कर रहा है? 2 से, और c का संबंध किससे कर रहा है? 3 से कर रहा है। और यहां से आपको इसके डोमेन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। a, b और c, आप इसके डोमेन के बारे में भी बता सकते हैं। इसके कोडोमेन के बारे में नहीं बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो दिख रहा है तो आप बता देंगे कोडोमेन 1 2 3 होगा दूसरे वाले, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करें तो ऐसे फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? a कामा 1 b कामा 2 और c कामा 3। लिखा हमने? लिखा? यानी f यहाँ पर भी a का संबंध 1 से करता है, b का संबंध 2 से करता है, c का संबंध 3 से करता है। तो यहाँ पर डोमेन इसके कौन हो गए? a b c हो गए। लेकिन क्या कोडोमेन 1 2 3 है? जी नहीं, इसका कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4 है। 4 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 4 भी इसके कोडोमेन में है लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, यानी अगर कोई फलन दिया हुआ है तो उस फलन के बाद के डोमेन के बारे में आप निश्चित रूप से बता सकते हैं, लेकिन उसके कोडोमेन को बताने के लिए कुछ शर्तें होंगी। उन शर्तों के बारे में हम चर्चा आगे करने वाले हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर तो क्योंकि सेम हो गया तो यहाँ पर 1 2 3 कोडोमेन हो गया, लेकिन यहाँ पर कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं दिख रहा है। तो क्या कोडोमेन में 4 नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब आप फलन को देख करके उसके कोडोमेन के बारे में बहुत ज्यादा बता नहीं सकते। डोमेन के बारे में बता सकते हैं, इन कोडोमेन के बारे में बता नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर चर्चा करते हैं। चलिए फिर अगर यहाँ पर बात करें तो यह इसका क्या लिखेंगे? a का संबंध 1 से, b का संबंध 1 से और c का संबंध 1 से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सुमारा नहीं आ रहा? मुझे लगता है समझ आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया f इज a कामा 1 b कामा 1 c कामा 1। क्लियर हो गया? और अगर यहाँ पर f इज हम लिखना चाहें, f इज क्या लिखेंगे? a का संबंध 1 से, b का संबंध 1 से और c का भी संबंध 1 से। क्लियर? तो ये फलन। अब देखिए यहां से ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सी बातें आपको जाननी है, समझनी है कि जैसे यहाँ पर इसको देख करके भी आप बता सकते हैं कि जैसे मान लिया लिख दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए ये फलन है कि नहीं है, बताइए फलन है कि नहीं है। सपोज कीजिए तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अलग से चर्चा करते हैं। ये हमारा सबका देखिए, a का संबंध 1 से, b का संबंध 2 से, c का संबंध 3 से। ठीक, यानी सब a का केवल एक ही आवश्यक संबंध है, b का केवल एक ही आवश्यक संबंध है, c का केवल एक ही आवश्यक संबंध है। इसलिए आपने इसको देखते ही बता देंगे कि फलन है। सपोज कीजिए मान लीजिए अलग से, अभी इसकी बात नहीं करते हैं, इसको मिटा के बात करते हैं, इसमें चर्चा करते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? अब आपके मन में एक और होगा सर तो कोडोमेन कैसे जानना है? कोडोमेन वही रहेगा जो है। तो सर फिर यहाँ पर 1 2 3 के बारे में क्या बताएंगे? अभी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए। अभी देखिए तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर लिखा हुआ है कि f इज इक्वल टू a कामा 1 a कामा 2 b कामा 3 और c कामा 1 ऐसे लिख दिया और आपसे पूछ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ये फलन है कि नहीं है।
तो आपको यहाँ से स्पष्ट रूप से दिख जाना चाहिए कि ए का संबंध एक से भी है और ए का संबंध दो से भी है। तो ए का संबंध किसी एक का संबंध एक ही आयु से होता है। डोमेन की किसी डोमेन पहला वाला किसको बता रहा है? डोमेन को उदाहरण बता रहा है। तो डोमेन के किसी आयु का संबंध केवल एक से हो सकता है। एक मतलब एक आयु से, यहाँ पर एक नहीं, एक आप लेंगे, किसी एक आयु से हो सकता है। जबकि यहाँ पर ए का संबंध एक से भी दिख रहा है और ए का संबंध दो से भी दिख रहा है, इसलिए फलन नहीं है। यानी अगर ग्राफ नहीं बना हुआ है, चित्र नहीं बना हुआ है और ऐसे भी सवाल आपके सामने आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये फलन नहीं है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सुन आ गई ये बात? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पर आगे चर्चा करते हैं। जो अभी हमने यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि सर ये जो 1 2 3 है, जैसे यहाँ पर आपने बताया कि अगर ये कोडोमेन में नहीं है तो ये फिर किसमें है? रेंज में। इसमें बेटा रेंज यानी परास, क्या बोलते हैं उसे? परास या परिसर होगा। क्या बोलते हैं इसे? परिसर। यानी अगर आपको परिभाषा देनी है कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, अगर आपसे पूछता है कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू y belonging to y such that y belonging to y such that fx is equal to y और x किसको बिलोंग करता है? x। ऐसे लिख सकते, यानी f के परास में क्या आएगा? y आएगा और y कौन होगा? ऐसा अवयव होगा y जो x के किसी ना किसी अवयव का क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। fx इक्वल टू y, x पर f लग रहा है अर्थात x किसका अवयव है? कैपिटल X का अवयव है। कैपिटल X के किसी न किसी अवयव का ये क्या है? प्रतिबिंब है। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y बिलोंगिंग टू y, यानी y किसको बिलोंग करता है? y को, कैपिटल Y को, यानी और इस प्रकार बिलोंग करता है कि इस प्रकार का अवयव है कि वो x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। x के किसी न किसी अवयव का अगर वो प्रतिबिंब है तो वो परास में आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं पूछूं कि a इसमें है, इसका प्रतिबिंब है a का, 2 किसका प्रतिबिंब है? b का, उत्तर आ रहा है। और 3 किसका प्रतिबिंब है? c का। तो अगर आपसे कोई पूछता है इसका परास क्या होगा तो आप लिखोगे 1 2 3। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका कोडोमेन क्या होगा तो आप कहोगे 1 2 3। क्लियर हो जाएगी? लेकिन जब यहां पर पहुंचते हैं सुमाई y बिलोंगिंग टू y सच दैट f इक्वल टू y, जहां x किसको बिलोंग करता है? x को बिलोंग करता है। क्लियर हो गया? अब यहां पर बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है एक किसका प्रतिबिंब है? a का, एक परास में आएगा। 2 किसका प्रतिबिंब है? b का, 2 आ गया। 3 किसका प्रतिबिंब है? c का, 3 आ गया। 4 किसका प्रतिबिंब है? किसी का नहीं, इसलिए r जो है r इक्वल टू 1 2 3, यानी इसका रेंज होगा 1 2 3 हो गया और कोडोमेन जो होगा वो 1 2 3 4 हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। डोमेन और रेंज और कोडोमेन में अंतर समझ में आ गया होगा। रेंज y का ही अवयव होंगे, लेकिन ऐसे अवयव होंगे जो x के किसी न किसी अवयव के क्या होंगे? प्रतिबिंब होंगे। और कोडोमेन तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। यहां पर देखिए इसका कोडोमेन भी एक है, इसका रेंज भी एक है। अगर उस चित्र में जो पहले बताया था उसमें रेंज 1 होगा और कोडोमेन 1 2 होगा, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, रेंज समझ में आ गया होगा। तो क्या देखा आपने? अगर आप देखें तो यहां पर रेंज 1 2 3 है और कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4 है। तो इससे यह भी आपको पता चलना चाहिए, जानना चाहिए कि जो रेंज है, रेंज जो है वो सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का। जो रेंज है
कोडोमेन क्या क्या होगा, सबसेट। क्लियर हो कि नहीं? यानी वो उसके इक्वल भी हो सकता है, जैसे यहाँ की कंडीशन में, पहले कंडीशन में 1 2 3 इसका रेंज भी है और 1 2 3 इसका कोडोमेन भी है। लेकिन दूसरी स्थिति में 1 2 3 इसका रेंज है और जबकि कोडोमेन क्या है, 1 2 3 4 है। तो आप यहाँ से स्पष्ट रूप से जानेंगे होंगे कि रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन रेंज कोडोमेन का सबसेट कैसे हुआ, ये भी आप जान गए होंगे। इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, x क्या है, y क्या है, फलन की परिभाषा, फलन के उदाहरण मुझे लगता है समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हम लोग फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यदि कोई बात मेरी समझ में नहीं आई होगी तो जरूर मैसेज कीजिएगा। वैसे मैंने प्रयास किया है कि आपको कुछ भी पूछना ना पड़े, हर प्रकार के उदाहरण दिए हैं, फिर भी ये कोई समस्या हो तो बताएंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।